वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की न्यूज़ में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। हम ये भी जानेंगे कि अडानी को कैसे आप रोक सकते हो अरावली को बर्बाद करने से। साथ ही साथ हम बात करेंगे ओयो की, क्योंकि ओयो का आईपीओ आने वाला है। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज़ है ओला इलेक्ट्रिक की। और हर किसी को लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक बिल्कुल खत्म होने वाला है। वैसे ही ओला इलेक्ट्रिक एक नई न्यूज़ या फिर एक नई चीज़ लेकर के आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जब रेयर अर्थ मटेरियल्स या जो मैग्नेट्स हैं उनकी बात हो रही थी, तो फिर ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि हम ऐसे मोटर्स बना रहे हैं जिसकी वजह से हमें रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब सर्विस की प्रॉब्लम हुई तो फिर ओला ने क्या बोला कि हम ला रहे हैं अपना हाइपर सर्विस वाली जो पूरा उनका सीन है। फिर और ज़्यादा उस पर बवाल मचा तो फिर से ओला ने बोला कि अब आप हमारे डायरेक्ट ऐप से भी सामान ऑर्डर कर सकते हो। और फिर से ओला शायद कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। आई होप चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि मुझे क्या है ना कि मैं चाहता हूं जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, क्योंकि लोग यार सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं ओला को लेकर के। तो अब ओला ने हाइपर सर्विस सेंटर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको सेम ही दिन की गारंटी मिलेगी सर्विस कंप्लीट होने की। मतलब अगर आपने आज अपनी स्कूटी दी तो आपको उसी दिन आपकी स्कूटी मिल जाएगी। ये है सेम डे का इनका वादा। बट देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि अभी इनका ये जो मॉडल है वो सबसे पहले बेंगलुरु के इंदिरा नगर में शुरू हो गया है। और कंपनी अब एग्जिस्टिंग सर्विस फैसिलिटीज़ को ग्रेजुअली हाइपर सर्विस सेंटर्स में कन्वर्ट करेगी। और बात सिर्फ यहाँ तक की नहीं है, आप इनके सर्विस सेंटर में अपनी ईवी भी चार्ज कर सकते हो। वहाँ पे लॉन्च की भी व्यवस्था है, तो आप लॉन्च भी यूज़ कर सकते हो उनका। बाकी देखते हैं चीज़ें कैसी जाती हैं, क्योंकि ये अपने मार्केट शेयर को लगातार लूज़ करते जा रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ इनका कॉम्पिटिटर जो पहले जिसका मार्केट शेयर उतना ज़्यादा नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ एथर की, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते जा रहा है। बाकी यार अगर मैं सच बताऊँ तो मेरा विश्वास अभी भी ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है उन्होंने क्या किया था, अपने शेयर्स को 3 बारी में उन्होंने बेचा था। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद फिर से शेयर ऊपर जाए और प्रमोटर्स फिर से शेयर चिपका जाएं रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो अभी मैं इसको 6 महीने 1 साल लगभग एनालाइज करूंगा कि अभी भी क्या उनकी सर्विसेज में सुधार हुआ है या फिर नहीं। अगली बिजनेस न्यूज़ है सिल्वर से रिलेटेड। और ये न्यूज़ मैंने इसलिए भी कवर की है क्योंकि हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या सिल्वर में अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर नहीं। चूँकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट कोई आंसर नहीं दे सकता था, बट मैंने अपना अनुमान दिया था उनको और वो न्यूज़ मैं लेकर के आ गया हूँ। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एक प्रिडिक्शन आप कह सकते हो उसको। तो न्यूज़ ये है कि अगर आप देखो पिछले 1 साल में तो सिल्वर ने दोगुना रिटर्न दिया है गोल्ड के कंपैरिजन में। मतलब कि सिल्वर ने 145% का रिटर्न दिया है और गोल्ड ने 77% का रिटर्न दिया है। तो अभी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सोच रहे हैं कि क्या मैं सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर दूं, क्योंकि उन्होंने ये जो रैली देखी है ना, जो इतनी तेज रैली थी, लोगों के मन को लुभा गई है। तो इसी पे नवनीत दमानी कहते हैं, ये एक एनालिस्ट है, उनका कहना है कि सिल्वर की रैली इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि जो टारगेट सिल्वर को 2026 में अचीव करना था वो ऐसा लग रहा है कि 2025 में ही अचीव हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सावधानी का काम है, क्योंकि अब हो सकता है कि या तो सिल्वर में करेक्शन आ जाए या तो सिल्वर कंसोलिडेट हो सकता है। तो ये कहना था नवनीत दमानी जी का। अगली बिजनेस न्यूज़ है एल&टी की। एल&टी ने बीपीसीएल के हाइड्रोकार्बन्स प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ऑर्डर जीता है और ये ऑर्डर है 10,000 करोड़ रुपए तक का। इस ऑर्डर में क्या होगा कि वो जो उनका बीना रिफाइनरी है, बीना एक नाम है, मतलब वो रिफाइनरी का नाम है BINA। तो बीना रिफाइनरी में इंडिया का सबसे बड़ा पॉली इथाइलिन स्विंग यूनिट बनेगा और ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग को कवर करेगा। और इस वजह से ये जो बीपीसीएल का हाइड्रोकार्बन बिजनेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। साथ ही साथ एल&टी की बैलेंस शीट भी अच्छी हो जाएगी। अगली बिजनेस न्यूज़ है गूगल की। और अगर आप उत्तर प्रदेश हो तो जल्दी से भाई सब अटेंडेंस लगा दो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि गूगल ने अभी अभी एक इमरजेंसी फीचर निकाला है और ये फीचर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। मतलब अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपने 112
कॉल किया, यानी कि पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस को आपकी सिर्फ कॉल नहीं जाएगी, पुलिस को आपकी लोकेशन भी चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, पुलिस डायरेक्टली आपके लोकेशन पे आ सकती है। पहले आपको पता है कैसा होता था, पहले बात करो, बताओ अभी आप कहाँ हो, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हट गई हैं। पुलिस डायरेक्टली गूगल मैप्स का यूज़ करके आपके लोकेशन पे आ जाती है। पहले जो पूरा तरीका था वो काफ़ी अलग था, लेकिन अब ये उससे एडवांस वर्जन है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि सबसे पहले यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे ये सिस्टम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया है। और इस फीचर में जीपीएस, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क डेटा से 50 मीटर के अंदर लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप के। और ये जो लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो आप अगर इसको कभी भी यूज़ करना तो मेरे नए वीडियो में ज़रूर अपना फीडबैक लिखना, या आप मुझे ट्विटर में मैसेज भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये काम कैसे करती है। बट मैं चाहता नहीं कि आप कभी किसी मुसीबत में फंसो। तो अगर आप पुलिस ऑफिसर और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है तो प्लीज़ आप हम सबके साथ ज़रूर शेयर करें। वैसे ये कुछ दिन में मेन मीडिया में आ जाएगा। मैंने ये काफ़ी सर्च किया बट किसी भी न्यूज़ ने इसको अच्छे से कवर नहीं किया, मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कवर नहीं करा हुआ है किसी ने भी उतने अच्छे से। तो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब भी करना, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंडेशन भी करिए आप लोग। अगली बिजनेस न्यूज़ है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप की जो सीमेंट कंपनीज है उनमें एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। वैसे इस न्यूज़ में मैं आगे जाऊँ उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर अडानी जी के सीमेंट्स को आप यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि लोग अरावली के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट हमें भूलना नहीं चाहिए जैसे गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था जहां पर हम लोगों ने अंग्रेज़ों का सामान यूज़ करना बंद कर दिया था, टोटली बाइकआउट कर दिया था उनके हर एक प्रोडक्ट को। उससे उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था अंग्रेज़ों को। तो शायद हम सबको अब एक स्टेप लेना चाहिए अरावली को बचाने के लिए कि हम अडानी के सभी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दें, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सीमेंट हो, या फिर कोई भी चीज़ अडानी से जुड़ी हुई, हमें उसका बाइकआउट करना ही होगा। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। देखिए, एसीसी और ओरिएंट सीमेंट को अंबुजा सीमेंट्स के साथ मर्ज करने का प्लान चल रहा है, जिससे अंबुजा ग्रुप एक ही सिंगल लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिएंट सीमेंट के शेयर होल्डर्स हैं उनको भी प्रीमियम मिलेगा और मर्जर के बाद अंबुजा की रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स और वैल्यूएशन हर एक चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। अगली बिजनेस न्यूज़ है टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स पूरा मूड में है मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के, क्योंकि टाटा मोटर्स का ये टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वो 5 नई ईवीज को लॉन्च करें। और उससे होगा क्या, उससे वो जो पूरा ईवी सेगमेंट थोड़ा सा पीछे छूट रहा था उसमें 45 से 50% का मार्केट शेयर डायरेक्टली टाटा मोटर्स कवर कर सकती है। और बात सिर्फ ईवी लॉन्च करने की नहीं है कि 5 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर दिया। एक्चुअली कंपनी FY30 तक ईवी बिजनेस में 16,000 करोड़ रुपीस से लेकर के 18,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी, जिसमें चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क भी 10 लाख तक ले जाने का प्लान है। और अभी टाटा की टिएगो ईवी ले लो आप, या फिर नेक्सॉन ले लो, या पंच ईवी ले लो, ये सब मॉडल्स मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोग इनको परचेज भी कर रहे हैं। और 2.5 लाख ईवीज बिक भी चुकी हैं। तो नए लॉन्चेस और इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से टाटा अपनी लीडरशिप और ईवी अडॉप्शन दोनों को तेज़ करना चाहता है। लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, जब मैं टाटा पावर को पढ़ रहा था तो उसमें भी टाटा पावर ने बोला था कि हम ईवी चार्जिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि हम पूरा का पूरा अपना मॉडल या फिर इकोसिस्टम में फिट बैठें। तो अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ कि यार टाटा मोटर्स भी अगर चार्जिंग स्टेशन लगा रही है और टाटा पावर भी चार्जिंग स्टेशन लगा रही है, तो फिर मेन पैसे किसके जेब से जा रहे हैं? और ये जो टारगेट है कहीं वो दोनों मिल के तो नहीं अचीव कर रहे। बट मुझे अभी क्या लग रहा है, मैंने रिसर्च नहीं करी है, बट अगर आपको पता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना। मुझे लग रहा है कि जो टाटा पावर है वो ऐप बना रही है और लोकेशन फाइंड कर रही है, वहाँ पे अपनी स्टेशंस शायद नहीं लगा रही है, बट वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो शायद टाटा पावर का ही यूज़ हो रहा हो। मतलब आई डोंट नो, वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 लाख ईवी लगाओ पूरे देश में तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह की इलेक्ट्रिसिटी आपके डिस्कॉम से ही आ रही हो। वैसे तो आप इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेचते हो, तो
आई थिंक जो भी आप मुझे बताना है, तो मुझे क्या लग रहा है, इन दोनों ने अपने अपने टारगेट्स लिए हैं। टाटा मोटर्स ने 10 लाख का टारगेट लिया और उधर टाटा पावर ने कुछ और टारगेट ले रखा है, और दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, या फिर कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है इन लोगों के बीच में। तो अगर आप इन्वेस्टर हो इन दोनों कंपनीज में, तो शायद ये आपके लिए जानना थोड़ा काम का हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर ईवी का ही है। अगली बिजनेस न्यूज़ है ओयो की, और फाइनली अब ओयो का आईपीओ आने वाला है, क्योंकि ओयो की जो पेरेंट कंपनी है प्रिज्म, उसके स्टेक होल्डर्स के थ्रू अप्रूवल मिल गया है ओयो को कि वो अपना आईपीओ लेकर के आ सकते हैं। तो अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, शायद आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बट अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी 6,650 करोड़ रुपीस तक नए इक्विटी रेज करेगी, और इस अप्रूवल के बाद ओयो पब्लिक मार्केट से फंड रेज कर सकेगी। और अगर आप मूडीज का देखो तो मूडीज के एस्टीमेट के हिसाब से FY26 तक प्रिज्म यानी कि ओयो का इबिड्डा डबल होकर के 2,496 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। प्रीमियम स्टोर फ्रंट्स और कॉस्ट इफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ें कही जा रही है मूडीज के द्वारा। और ओयो की बात करें तो ओयो इस पैसे से एक्सपेंशन करेगा और कुछ ग्रोथ प्लान्स के ऊपर भी काम करेगा। मेरे हिसाब से ओयो बहुत सारे खुद के होटल्स भी बनाने की कोशिश करेगा, ताकि उनके मार्जिन्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ यही ख़त्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।